बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, अदालती, वकालती, सहाफ़ती हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और अगर ये कोई समझता है कि सूरत हाल अच्छी है और दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल उसकी गलत फहमी है। ये बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं और यहीं से मैं बात इसलिए शुरू करता हूं कि याद दहानी करवाई जाती रहे कि दुनिया पागल नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ लिखा और सुना और पढ़ा जा रहा है और दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के सियासी ढांचे पर हैं और हुकूमती ढांचा जो तश्कील दिया जा रहा है, बल्कि जो ड्राइंग रूम में बैठ के जिनको हतमी शक्ल दी जा रही है और सूबे और शहर और वजारतें और ओहदे अलॉट किए जा रहे हैं, बंदरबांट हो रही है, दुनिया उसे बहुत गौर से देख रही है। और ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान के जो डिफेक्टो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे एक चार्ज शीट तैयार की जा रही है और ये चार्ज शीट तैयार हो रही है। इसलिए ये कोई खुशफहमी में न रहे, और अगर कोई खुशफहमी में रहकर और ताकत के बलबूते पर यह समझता है कि दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, दुनिया तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के अवाम को भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और पाकिस्तान के अवाम भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन सा निज़ाम का मुसल्लत किया जा रहा है, किन हुक्मरानों को पाकिस्तान की बागडोर जो हवाले की जा रही है और क्यों की जा रही है, और ये मुआहिदा कहां पे हुआ था, लंदन अकॉर्ड क्या है, और ये सब कुछ जो बंदरबांट हो रही है और पैसों का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, सीटें बिक रही हैं, ये सब कुछ अब जुबान ज़दे आम है और सरे बाजार सरेआम नाम लिए जा रहे हैं और नाम पाकिस्तान के गली बाजारों, कूचों, देहातों, शहरों हर जगह पहुंच चुके हैं। तो बहरहाल आगे खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इसलिए जनाब ये यकीन दहानी करवाई जाती रहेगी। सूरत हाल ये है इस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसके लिए बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है जी, शेड्यूल आ चुका और कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त भी खत्म हो चुका। पहले जरा उसके हवाले ले लें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बहुत सौ को तकलीफ पहले भी दे चुका है और आइंदा भी आने वाले दिनों में बहुत सौ को तकलीफ देगा। उसकी वजह यह है कि अभी किसी भी जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे और उनको कबूल नहीं किया गया था, ना ही इलेक्शन कमीशन ने कबूल किया और ना ही जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की अदालत ने कबूल किया। पिशावर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया था। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया जाता तो आज ये बहरान ना देखना पड़ता और ये पाकिस्तान को आज ये रुसवाई के दिन ना देखना पड़ते जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान बदनाम हो रहा है और पाकिस्तान को गालियां मिल रही हैं और पाकिस्तान का चेहरा इंतहाई मसख करके पेश किया जा रहा है और ये हमारे दुश्मन भी कर रहे हैं और हमारे दोस्त भी कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी कर रहे हैं और हमारे सो कॉल्ड दोस्त भी कर रहे हैं और सो कॉल्ड हमारे ओपोनेंट भी कर रहे हैं। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पिशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना गया। अगर उस फैसले को मान लिया जाता, बिल्कुल इसी तरीके से हुआ पाकिस्तान के साथ मौलवी तमीजुद्दीन खान का फैसला, मौलवी तमीजुद्दीन खान की के मामले में जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था, अगर वो मान लिया जाता तो डिक्टेटरशिप हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाती। लेकिन मौलवी तमीजुद्दीन खान के मामले में सिंध जब असेंबली तोड़ी गई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, बहुत हिस्टोरिकल वाकया है, डिटेल में नहीं जाते। तो सिंध हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया था और उस वक्त असेंबली तोड़ने, हुकूमत की बरतरफी के इकदाम को कलअदम करार दे दिया था। और इसी तरीके से पिशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के इकदाम को कलअदम करार दिया। न ही पिशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और न ही मौलवी तमीजुद्दीन खान केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। उस वक्त जस्टिस मुनीर थे और आज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब थे। तो लिहाजा ये क्राइसिस जो इस वक्त चल रहा है, इस बहरान की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की वजह से है। लिहाजा आगे बढ़ते हैं जी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके आज और
اس میں 25 فروری سپہر 3 بجے تک کا وقت تھا، لہٰذا تمام امیدوار آئے ہیں، پینلز آ رہے ہیں، جو آ چکے ہیں ڈیٹیلز وہ میں بتا دیتا ہوں کہ بانی چیئرمین کے نامزد کردہ امیدوار برائے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، عمران خان صاحب کے نومینی ہیں، انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے نامزد کردہ امیدوار برائے مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کی قیادت میں 15 رکنی پینل کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ سندھ میں اشرف قریشی صاحب، بلوچستان سے محمد اسلم اور خیبر پختونخوا سے نوید انجم نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ پنجاب سے عمران خان صاحب کے نامزد کردہ ڈاکٹر یاسمین داشت کے علاوہ محمد خان مدنی اور اسد حنیف نے بھی پنجاب کے صوبائی تنظیم کے لیے پینلز کے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور سندھ کی تنظیم کے لیے عمران خان صاحب کے نامزد کردہ حلیم عادل شیخ اور خاوند بخش غلام محمد کی قیادت میں 2 پینلز کے کاغذات نامزدگی موصول ہوئے ہیں۔ بلوچستان سے عمران خان صاحب کے نامزد کردہ ڈاکٹر منیر بلوچ کے علاوہ 5 دیگر افراد نے بھی اپنے پینلز کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ بلوچستان کی تنظیم کے لیے اپنے پینلز کے ہمراہ کاغذات نامزدگی داخل کروانے والوں میں سے سید جعفر آغا، نواب زادہ، امین اللہ جوگزئی، داؤد شاہ، سید عبدالصادق اور بابر مرغزانی شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا سے عمران خان صاحب کے نامزد کردہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں خیبر پختونخوا کی تنظیم کے لیے پینل کے کاغذات نامزدگی بھی موصول ہو چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات میں شرکت کے خواہاں امیدواروں سے کاغذات نامزدگی وصولی کے لیے مرکز اور صوبوں میں الگ الگ ریٹرننگ افسران مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات طے شدہ شیڈول کے مطابق 3 مارچ کو منعقد کیے جائیں گے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈول ہے، اور اس بار وہ بڑے ہی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ صاحب کا بھی کی نظریں بھی ان انٹرا پارٹی الیکشن پہ ہیں، کیونکہ ڈیمولش پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کرنے کا اور عمران خان صاحب کو کرش کرنے کا جو ایک پلان چلا آ رہا ہے، اس پلان پہ ابھی تک عمل ہو رہا ہے، اس پہ عمل درآمد جاری و ساری ہے۔ درمیان میں بریکیں لگ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں جمہوریت آڑے آ جاتی ہے، کہیں آئین اور کہیں قانون، اور کہیں دبنگ جج آڑے آ جاتے ہیں، اور پھر پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو یہ سارے کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ اس لیے اب ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر جگہ، ہر حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں جو ہیں ووٹرز موجود ہیں، لاکھوں ووٹرز موجود ہیں، اور لاکھوں ہی سپورٹرز موجود ہیں۔ اس لیے اصل مسئلہ ان سے ہے، وہ ان کا خوف ہے کہ جناب ہم یہ سب کچھ کیا کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر بدستور بائسڈ تعصب پر مبنی بدستور فیصلے دے رہے ہیں۔ انہوں نے مخصوص نشستوں کا اعلان ابھی تک نہیں کیا۔ مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن پاکستان تحریک انصاف کی جو بنتی ہیں، جو کہ ان کا آئینی قانونی حق ہے، وہ نہیں کر رہے، اور یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ جو نون لیگ ہے، جو فارم 47 والے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مینڈیٹ چوروں کو مکمل تحفظ دیا جائے، اور مینڈیٹ چوروں کو سینٹ کا الیکشن جتوایا جائے، مینڈیٹ چوروں کو ایوان صدر میں اپنا بندہ بٹھانے کی اجازت دی جائے، موقع دیا جائے۔ وہ پورے کا پورا جو فیسیلیٹیٹ اور سہولت کاری فراہم کر رہا ہے، وہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر صاحب فرما رہے ہیں۔ وہ مکمل سہولت کاری دے رہے ہیں تاکہ سینٹ کے اندر بھی جو سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کم کی جا سکیں، اور اس کے بعد صدر مملکت کا خطاب ہے، وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کم کیے جا سکیں۔ یہ ہے اصل ایشو۔ تو اس لیے انٹرا پارٹی الیکشن پہ بھی چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ صاحب کی مکمل نظریں ہیں، اور ان کو میں نے تو تجویز دی ہے کہ یہ سارا جو ریکارڈ ہے یہ ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کو بھیجتے رہیں۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان تک جائے گا، تو ان تک بھی یہ چیزیں پہنچنی چاہیے ان کو بھی، کیونکہ انہوں نے ہی یہ سارے کا سارا وہ پوری کاروائی اٹھا کے دیکھ لیں جس طریقے سے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لیا، اور پشاور ہائی کورٹ کا ایک آئینی اور قانونی فیصلہ آئین اور قانون کے جو مطابق تھا، اس فیصلے کو رد کرتے ہوئے ایک غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ دیا، اور یہ سارے کا سارا جو کرائسس ہے وہ اس وقت ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1970 میں بھی یہی ہوا تھا، اس وقت کہ جنرل فرمان صاحب، راؤ فرمان صاحب، وہ ٹویٹ بھی میں نے کر دیا ہے، وہاں پہ جا کے آپ سن لیں، راؤ فرمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت عوامی لیگ کے ساتھ وہی جنرل فرمان جو ہیں وہ کر رہے تھے، یحییٰ خان کے کہنے پہ وہی کچھ کر رہے تھے جو اس وقت عوامی لیگ کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔
کہ عوامی لیگ کو एक अवामी लीग ऊपर से हटा दिया जाए और नीचे आज़ाद अरकान को जितवाया जाए और अपनी पसंद की फिर उसमें से निकाला जाए, अपना हुकूमती ढांचा तश्कील दिया जाए। वो 1970 में भी फ्लॉप हुआ था आइडिया और अब भी फ्लॉप हुआ है। उस वक्त नताइज इंतहाई संगीन और इंतहाई खतरनाक निकले थे, मुल्क दो लख्त हो गया था, लेकिन हमने सबक कोई नहीं सीखा तारीख से। उस वक्त जो अवामी लीग के साथ किया जा रहा था वही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, और वही स्ट्रेटेजी जो मैं बार बार कहता हूं कि 4 डिक्टेटर स्ट्रेटेजी जो इस वक्त अप्लाई की जा रही है वही इस वक्त की जा रही है जनाब। वही काम जो जनरल ज़िया साहब ने किया था 77 में पीपल्स पार्टी के साथ, और जमातों को तोड़ मरोड़ के अपनी पसंद के मुताबिक सियासी जमातों को तरतीब और तश्कील देने की कोशिश की थी। याहिया खान ने भी यही किया था, तो वही कुछ इस वक्त किया जा रहा है। तो लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, बल्कि हो सकता है इनको कहना चाहिए कि जनाब आप ही कोई नॉमिनेट कर दें ताकि इलेक्शन हो ही आप सब लोगों की। और फिर तीसरा अल्टीमेट जो है वो ज़ाहिर है फिर हुक्म हाकम है, तो हुक्म हाकम जो है उस पर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में वो हुक्म हाकम है, और हुक्म हाकम की तामील बाकी सब लोग कर रहे हैं, और वो ये नहीं देख रहे कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, और हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लिहाजा इस तरीके से जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हो रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उनमें शफाफियत जो है वो बेहिसाब शफाफियत है, लेकिन इसके बावजूद नजरें जो हैं उन पे टिकी हुई हैं। उसके बाद आते हैं जनाब अगला मामला जो है आज या क्या हुआ, सिंध में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया, और वहां की सियासी जमातों ने, अपोजिशन जमातों ने सब बाइकआउट किया और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया और असम्बली का बाइकआउट किया। अभी तक GDA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI पाकिस्तान जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन जमातें किसी ने भी तहरीक के लब्बैक, किसी ने भी सिंध असम्बली का रुख नहीं किया, और वो सरापा एहतजाज हैं और एहतजाज कर रही हैं और मुसलसल एहतजाज पे हैं। लेकिन उनके एहतजाज के बावजूद एक फॉर्म 47 जाली मैंडेट के साथ जो है वो हुकूमत साजी का अमल, बल्कि हुकूमत बाजी का अमल जो है वो जारी सारी है। पंजाब में आज छुट्टी थी क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वहां पे आ चुके हैं, और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का भी और बलूचिस्तान असम्बली का भी इजलास बुला लिया गया है। तो फिल वक्त इसी पे करें गुजारा, बाकी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट खबरें और भी हैं वो अगले व्लॉग में आपको दूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।